नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आज खास बात तेलंगाना में रेवेन्यू और पंचायत राज कानून पर बात करेंगे। रेवेन्यू और पंचायत राज कानून क्या है, रेवेन्यू और पंचायत राज कानून को क्यों जम करने की बात हो रही है, इस पर होगी बात। बदनवानी की रोकथाम और आवाम को मजीद बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए तेलंगाना में नया रेवेन्यू और नया पंचायत राज कानून लाने पर गौर किया जा रहा है, जिसके लिए वजीर आला के चंद्रशेखर राव ओहदेदारों और माहिरीन की राय ले रहे हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तर्ज पर तेलंगाना स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के क़याम पर भी गौर किया जा रहा है, जिसके लिए वजीर आला ने प्रगति भवन में आला ओहदेदारों और रियासती वुज़रा के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। वज़ीर आला का कहना है कि अवाम को बिना किसी मुश्किल और रिश्वत के सहूलियात फराहम करने के लिए इस तरह के इक़दामात किए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान कृष्णक लीडर TRS और माहिर कानून हैं और शुजात अली सूफी तर्जुमान कांग्रेस मौजूद हैं, और इनसे जानते हैं कि क्या है नया कानून, क्यों रेवेन्यू और पंचायत राज कानून को जम किया जा रहा है। आप दोनों का इस्तकबाल है, स्वागत है। कृष्ण जी, हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से KCR लगातार तब्दीली कर रहे हैं, रियासत में काफ़ी चीज़ें तब्दील हुई, यहाँ तक कि अपोजिशन को भी एक तरह से गुमनाम कर दिया है, अब कानून भी बदले जा रहे हैं, क्या कहेंगे कृष्ण जी? आप माहिर कानून भी है और TRS लीडर भी हैं, कितना फ़ायदा जनता को इसका होगा? स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम ऑपोजिशन को गुमनाम नहीं करना चाहते। ऑपोजिशन खुद अपने जो नेता है उनके ऊपर भरोसा नहीं है, इसीलिए वो पार्टी छोड़ के TRS की जो आज यहाँ पे विकास हो रहा है, जो KCR जी का काम देख रहे हैं और जिस तरह से लोग भी हमारे वजीर आला पे विश्वास लगा के फिर से दूसरी बार सरकार को लेके आए, इसीलिए आज MLA उनके भरोसे आज कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो विकास की जरूरतें है, उसी कारण यहाँ पे TRS में आके ज्वाइन हो रहे। और एक बात रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे, आज क्यों नए एक्ट्स लाने की जरूरत है। देखिए, एक इतने सालों से तकरीबन 70 सालों से अगर आप देख रहे हैं कि भारत देश में भ्रष्टाचार बहुत ग्रास रूटेड फाउंडेशंस जिस तरह से उनका मजबूत हुआ है भ्रष्टाचार का जी। आपने देखा है किस तरह से अन्ना हजारे साहब भी दिल्ली में जन लोकपाल मूवमेंट लेके आए, फिर बाद में भाजपा ने कुछ वायदे किए, कांग्रेस ने कुछ वायदे किए, वो अनशन भी चले गया, वो अनशन के मजबूते अरविंद केजरीवाल जैसे लोग मुख्यमंत्री भी बने, पर जन लोकपाल तो ये देश में नहीं है। पर आज हमारे वजीर आला तेलंगाना में अभी, क्योंकि 4.5 साल के बाद दूसरी बार हमें लोगों ने तेलंगाना राष्ट्र समिति को विश्वास करके इनके नेतृत्व को विश्वास देके आज सरकार फिर से दी है। हमने पहले भी, वजीर आला ने पहले भी बोला था कि जो भी कर्मचारी है कृपया करके भ्रष्टाचार मत, करप्शन मत करिए। उन्होंने वार्निंग भी दी था, टोल फ्री हेल्पलाइंस भी लगाए, पर जिस तरह से ये जो नया कानून लाने की बात हो रही है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट खत्म किया जा रहा है, तो क्या भ्रष्टाचार वजह है या जनता को सीधे फायदा पहुंचाने की बात है? क्या कारण है कि इतनी बड़ी तब्दीली लाने की कोशिश हो रही है? भ्रष्टाचार को जब अंत करते हैं तब बिल्कुल ऑटोमेटिकली जनता को एक अच्छा परिपालन मिल सकता है। अगर आप देखेंगे यहाँ की तेलंगाना सरकार ने एक अद्भुत स्कीम लाया था, वो है राइतु बंधु, जिस स्कीम को दूसरे राष्ट्रों में भी और इवन केंद्र ने भी नाम बदलकर किसान सम्मान निधि भी बनाया और उसका थोड़ा रकम कम है, फिर भी तेलंगाना में राइतु बंधु एक स्कीम है। यहाँ पे जिस तरह से वो स्कीम को किसानों ने स्वागत किया, बहुत सारे किसानों के जो पट्टेदार पासबुक है वो पासबुक भी अभी तक अटक गए। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि ये कर्मचारी अभी भी सर्वे सीधा सीधा नहीं करके, और जिस तरह से तेलंगाना में निजाम के सरकार के समय से अब तक भी
जो लैंड रिकॉर्ड्स है, जो हमारे रिकॉर्ड्स है, वो अभी भी स्पष्ट नहीं है। तो बहुत सारे लैंड्स अभी भी लिटिगेशन है, और जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है, ये हर एक बात पे कमीशंस रहने दीजिए। ये सारे आज लोगों के बीच में एक भय, एक तरह से रिश्वत खत्म करने और जनता को सीधे फायदा पहुंचाने की कोशिश है। आपके कहने का मतलब यही है। शुजात साहब, क्या लगता है इस कानून की तब्दीली में केसीआर क्या चाहते हैं और जनता क्या चाहती है? क्या लगता है आपको? सवाल मुझसे है? जी जी शुजात साहब। देखिए, एक मशहूर मुहावरा है कि रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया और रिश्वत देकर छूट गया। मोदी साहब बड़े जो है फखर के साथ आए और ये बोले कि भाई हम प्लानिंग कमीशन को चेंज करके एक नया जो है कमीशन बनाएंगे, और उसका नाम उन्होंने नीति आयोग रखा। ये कहकर रखा कि बहुत बड़े जो है इंसाफ किया जाएगा। क्या हुआ? कुछ फर्क नहीं पड़ा, वही सिचुएशन है। और जहां तक तेलंगाना का सवाल है और इस कानून का सवाल है, कानून बदलने से, नाम बदलने से किरदार किसी का भी नहीं बदलता। पॉलिटिकल सिस्टम इतना करप्ट है। जब पॉलिटिकल सिस्टम करप्ट है, जब किसी डिपार्टमेंट का बॉस करप्ट है, तो वहां से करप्शन आप कैसे निकालेंगे? नाम बदलने से करप्शन दूर नहीं होता भैया। करप्शन दूर होता है सियासतदानों की तरफ से एक मिसाल कायम करने की वजह से। अब बताइए कितने पैसे खर्च हुए इलेक्शन में, कितनी रकमें सीज की गई, ये रकम आई कहां से? जब आपकी जो है लिमिट 2 लाख की है निकालने की रकम बैंक से, तो आप 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ रुपए कहां से ले आते हैं? भारतीय जनता पार्टी के पास से 8 करोड़ रुपए जब्त होते हैं। पुलिस साहब, हम भारतीय जनता पार्टी पर इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं। तेलंगाना में जो ये तब्दीली ला रही है, क्या आपको लगता है कि ये जो नीति, जो कानून उस नीति के तहत बनाया जा रहा है, क्या यहां पर केसीआर की नीति और नीयत भी वही है जो आप जिस तरह से इशारा कर रहे हैं कि वजीर आजम की तरफ आपका इशारा एक तरह से? मैं आपको मिसाल दे रहा हूं। तेलंगाना में जो वाकयात हुए उसकी मैं मिसाल दे रहा हूं। अगर आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट को खत्म कर देंगे तो क्या रजिस्ट्रेशन का सिस्टम भी खत्म कर देंगे आप? और आज जो है तेलंगाना में आप जो है करप्शन खत्म करने की बात करते हैं। टीआरएस के बेशुमार लीडर्स ने गंडीपेट के अतराफ जमीनें खरीदी हैं, तो मुख्यमंत्री हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जियो नंबर 111 को जो है रद्द करने की बात करते हैं, मुस्तरद करने की बात करते हैं। क्यों? ताकि टीआरएस के लोगों को फायदा हो। क्या ये करप्शन नहीं है? ये ऑर्गेनाइज्ड सरकारी करप्शन है। नाम बदलने से या कानून बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। ये मेरा टेक है। ये सवाल यही है, जिस तरह से कृष्ण जी, जिस तरह से शुजात साहब कह रहे हैं कि कानून बदलने से कुछ नहीं बदलेगा, रिश्वतखोरी को खत्म करने के और भी जरिए है। करप्ट खुद सरकार ये इशारा कर रहे हैं, सीधे सीधे तौर पर इल्जाम लगा रहे हैं आप पर। कांग्रेस सरकार में था, इनसे कुछ हो नहीं पाया। जब हम करना चाहते हैं, हमको इतना रोक आपको सरकार हमें देखिए, कोई सरकार कोई राष्ट्र नहीं बना सकती है। पूरे पार्लियामेंट में जो एमपीज थे, नागार्जुन सागर दिया। यहाँ तेलंगाना में लड़ने के बाद बहुत छात्रों का जो बलिदान हुआ, उसके बाद कांग्रेस सरकार सत्ता खोने के डर से तेलंगाना दी। ठीक है, ऐसे बेफिजूल रिटोरिक्स तो अभी सही नहीं है। बात होती, ठीक है, लेट मी कम टू द पॉइंट। मुझे ये क्यों कहते हैं कि मैं ममनून हूं सोनिया गांधी जी का, मनमोहन सिंह जी का, कि वो हमारा ग्रैटिट्यूड है, वो हमारा ग्रैटिट्यूड है। हम बिल्कुल हर एक देश के हर एक नेता जो तेलंगाना का जो ये पूरा संगठन हुआ, जिनका साथ था, बिल्कुल हम उनका शुक्रिया अदा करते। पर अभी जो तेलंगाना का निर्माण करना है और जिस तरह से कांग्रेस रोक टोक डाल रही है, क्योंकि मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि रेवेन्यू के डिपार्टमेंट को बंद नहीं कर रहे। जो आज एक्ट्स है, वो एक्ट्स में हम लोग और मजबूती जिस तरह से एक मजबूती की बात कहां है? केसीआर ने कहा कि रेवेन्यू के लिए जो रेवेन्यू अफसर्स होते हैं, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए होते हैं, कलेक्टर कलेक्ट करने के लिए होता है। जब कलेक्ट करना ही नहीं है, कलेक्शन हो ही नहीं रहा है, सरकार खुद दे रही है, तो फिर इस डिपार्टमेंट की जरूरत ही क्या है? इस सेक्शन की जरूरत ही क्या है? ये कहना है केसीआर का। यानी इसका मतलब आप खत्म कर रहे हैं इसको, या फिर कोई और रूप दे रहे हैं? बिल्कुल और एक रूप का मतलब देखिए, इसमें अलग आज पूरा एक्ट क्या होने वाला है। कलेक्टर्स को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की जगह
और जो जॉइंट कलेक्टर्स है उनको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। बिल्कुल रेवेन्यू डिपार्टमेंट रहेगा, जो क्योंकि लैंड्स यहां पे है, लैंड्स और जो लैंड्स का स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन रहने दीजिए या टाइटल अग्रीमेंट एक्ट रहने दीजिए, क्योंकि एक हमें समझना चाहिए ये सिर्फ तेलंगाना राष्ट्र ही नहीं, दूसरे राष्ट्रों में भी एक प्रयत्न चला। 1908 से हम लोग भारत देश में सिर्फ डीड्स, अपने डीड रजिस्टर होते थे, टाइटल रजिस्टर नहीं होते थे जी। और जब 1987 में नहीं कृष्ण जी रेवेन्यू डिपार्टमेंट या कलेक्टर की हम बात करते हैं तो उसमें आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। एक तरह से ये अपने दायरे में लेने की एक कोशिश है ताकि आईएएस ऑफिसर्स को इस पर काबू खत्म किया जाए, आईएएस ऑफिसर्स को हटाया जाए, क्योंकि जब आईएएस ऑफिसर बैठता है तो लाजिमी बात है वो मरकज की तरफ से नुमाइंदगी करता है, मरकज की तरफ से आता है। वो नहीं चाहते कि मरकज की कोई भी मदाखलत हो और स्टेट की बात स्टेट में ही रहे और कुछ चीजें हो तो ढंक जाए। एक तरह से सीधे तौर पर अपोजिशन यही कहना चाहती है। नहीं, इसमें आईएएस ऑफिसर्स के पावर्स कोई भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि आईएएस ऑफिसर्स के पावर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और डीओपीटी से आता है। नहीं, आप रखेंगे ही नहीं तो फिर वो डिपार्टमेंट में जरूरत ही क्या पड़ेगी फिर उसकी। नहीं, बिल्कुल डिपार्टमेंट। ये भी कहा गया कि इसमें हम कुछ ऐसी तकनीक इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम खुद जो है अफसर्स को तैनात करेंगे, वो जो तेलंगाना स्टेट के दायरे में होगा। ट्रांसपेरेंसी जो रहना चाहिए वो एक, देखिए एक लोकपाल, हर एक डिपार्टमेंट में एक लोकपाल, सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट नहीं। आज जिस तरह से केसीआर जी बोल रहे हैं कि जो भ्रष्ट है हर एक डिपार्टमेंट में फैले हुए, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, क्यों रेवेन्यू पे ज्यादा आज यही हम समझना चाहेंगे, प्रेशर कर रहे हैं। हाँ, देखिए 1987 में जब डिप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के मनमोहन सिंह जी थे, टाइटल अग्रीमेंट एक्ट लाना चाहते थे। फिर बाद में और एक कमीशन भी लगाया गया था वो 2008 में फिर से, जब मनमोहन सिंह जी वो खुद वजीर आला बने, जब तब भी अटेम्प्ट हुआ था। फिर बाद में एनडीए आने के बाद 11,000 करोड़ लगाकर उन्होंने 2022 का विजन दिया, अभी तक उस पर सक्सेस नहीं हुए। हम आज अगर देखेंगे सिविल डिस्प्यूट्स आज भी कोर्ट में फंसे हुए हैं। ठीक, एक ओनर पे अगर आपके पास कुछ लैंड है, आपके इक्वली और एक 10-15 लोगों के पास भी ऐसे ही लैंड रजिस्टर हुए, तो इसका कारण कौन है? आज क्यों बार बार हम देखते हैं, हमने आंकड़े लिए, अप्रोक्सीमेटली 300 जो लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, उन लोगों के ऊपर केसेस या सस्पेंशन, करप्शन, भ्रष्ट के केसेस उनके ऊपर है, भ्रष्टाचार के। तो ये सच है। तो क्या इससे अब जो नया कानून आप बनाने जा रहे हैं तो क्या इससे तब्दीली आएगी, रिश्वत खत्म होगी, बिल्कुल ऑफिसर्स कंट्रोल में रहेंगे? क्योंकि होगी। देखिए, इसलिए बोल रहा हूं, एक तो लोकपाल रहेगा और एक डायरेक्ट जो हम लोग धरनी वेबसाइट ला रहे हैं, धरनी वेबसाइट में डिजिटलाइजेशन ऑफ ऑल द लैंड रिकॉर्ड्स, जस्ट जो अभी कोर्ट में डिस्प्यूट्स है वो बाजू लगाकर बाकी पूरे जो केसेस है उसका पूरा एक लैंड डिजिटलाइजेशन करना चाहते हैं, जो अब तक कांग्रेस या बीजेपी या कोई भी पार्टी रहने दीजिए अब तक उन्होंने नहीं किया। इसीलिए जो आज भू का लैंड का जो रिकॉर्ड्स है उसका डिजिटलाइजेशन करने के लिए ये सारे ऑफिसर्स को एक नए एक्ट से ही टाइटन कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी जो हमारे लॉज है वो बहुत फ्री है। ठीक है शुजात साहब, इसीलिए अपना पॉइंट रखिए। टाइटल नहीं है किसी ओनर। बहुत ही सिंपल पॉइंट है, एक ऑफिसर एसीबी के जाल में फंसा, ठीक, उसको चीफ मिनिस्टर ने खुद छुड़ाया, तो इससे बढ़ के क्या जो है मैं आपको मिसाल दे सकता हूं। करप्शन जो है अगर आला सतह पर मौजूद हो तो लाजमी बात है चपरासी भी उससे प्रेरणा लेगा। तो सिचुएशन यहां पर यह है, अभी जैसे मैंने आपको बताया जियो नंबर 111 को आप क्यों रद्द करना चाहते हैं, इस बुनियाद पर रद्द करना चाहते हैं कि वहां पर पीने का पानी जमा ही नहीं हो रहा है, तो वो इलाका जो है बेच दिया जाए, लोगों को दे दिया जाए। और वहां पे इतना बड़ा करप्शन है, ऑफिशियली आप करप्शन कर रहे हैं। अगर वो पानी रहेगा, जब कभी भी जब बारिश होगी तो वो पानी बोरवेल्स को चार्ज करेगा, तो आप उसको बंद कर रहे हैं करप्शन के लिए, जमीनों के धंधे के लिए। ऑफिशियली आपने ऐलान किया, आपने इलेक्शन में एक मीटिंग को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं जियो नंबर 111 कैंसिल कर दूंगा क्योंकि यहां पानी जमा ही नहीं हो रहा है हिमायत सागर में, उस्मान सागर में। तो इतना बड़ा करप्शन सीएम खुद करता है, ऐलान करता है। कृष्ण जी, शुजात अली सूफी साहब ने जो इल्जामात लगाए कि जिस जमीन पर पानी जमा नहीं हो रहा है उसको
लीगल तरीके से करप्शन करने की एक कोशिश है? जवाब। देखिए, इतने साल से अगर आप हैदराबाद का सिचुएशन देखेंगे, थोड़ी सी बारिश को भी बहुत सारे जो बिल्डिंग्स है डूब जाते हैं, पानी भी अंदर आ जाता है। उसका कारण कौन है? जियो 111 के नाम पर आप एक्चुअली, व्हाट इज जियो 111? थोड़े किलोमीटर तक जो लेक्स है, लेक्स के बाजू करेक्ट कंस्ट्रक्शन नहीं करने देते। 10 किलोमीटर तक अगर आप ऑब्जर्व करेंगे 2014 से पहले और 10 साल 2004 और 2014 के बीच में कितने सारे कांग्रेस के नेता जिन्होंने परमिशंस दिए, खुद लेक्स के ऊपर इंक्रोच कब्जा करके वहां के ऊपर कंस्ट्रक्शन। देखिए आप बात करिए, देखिए मैंने अभी जो बात हो रही है कि हिमायत सागर और उस्मान सागर की आप जो बात कर रहे हैं, 10 किलोमीटर तक आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, तो क्या लगता है इसके आसपास की जमीनों पर नजर है सरकार की? नहीं, देखिए जो आज जमीन है, नंबर 1 जमीन का ऑथराइजेशन ही मालूम नहीं पड़ रहा है। स्टेट गवर्नमेंट का जमीन है, फॉरेस्ट लैंड है या असाइंड लैंड है या कौन कब्जा करके रखा है, वो सब जानने की जरूरत है। ये सिर्फ हिमायत सागर और उस्मान सागर की नहीं है। अगर आज देखेंगे जिस तरह से किसान हर एक मंडल में, हर एक विलेज में जिस तरह से खुशियां मना रहे हैं कि हम रेवेन्यू के खिलाफ, भ्रष्टाचार के जो आरोप है उसके खिलाफ हम लोग लड़ने के लिए तैयार है। केसीआर जी का सरकार नहीं, शुजात साहब का जो इल्जाम है, लीगल तरीके से करप्शन करने की कोशिश, इसका जवाब दीजिए। क्या वाकई करप्शन खत्म होगा इससे? लीगल तरीके से अगर करप्शन करना चाहते थे तो एक नया एक्ट की जरूरत नहीं है, खुद जीओस ला सकते थे। नया एक्ट कब हासिल होगा? जब असेंबली में डिस्कशन होगा। क्यों कांग्रेस उससे पहले ही आज कल कांग्रेस असेंबली में भी बात कर सकते हैं, उनके पॉइंट्स लगा सकते हैं, उनके जो ओपिनियंस है वो ओपिनियंस लगा सकते हैं। सब लोग मिलके बनाएंगे। भ्रष्टाचार के लिए लड़ने के लिए तैयार है कि नहीं, वो हम पूछना चाहते हैं। जी शुजात साहब, ये बात तो आप असेंबली में भी रख सकते हैं, आपके लीडर मौजूद हैं, अपनी पॉइंट्स रखकर कानूनी लड़ाई आप लड़ सकते हैं। असेंबली में भी रखेंगे, कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। हमारा बिल्कुल सिंपल सबमिशन ये है कि किसी डिपार्टमेंट का नाम बदलने से या वहां पर आईएएस ऑफिसर को जो है इम्पोज करने से करप्शन खत्म नहीं होता। क्योंकि जो आर्मी है, नीचे वाली जो आर्मी है, जो क्लर्क्स हैं, जो सुपरिटेंडेंट्स हैं, उनके कैरेक्टर को, उनके जो है दलालों को आप कैसे पकड़ेंगे? नामुमकिन है पकड़ना। क्योंकि आप किसी सरकारी औहदेदार को तो पकड़ सकते हैं एसीबी के जरिए, लेकिन दलालों को कैसे पकड़ सकते हैं? और आज सियासी जमातें जो है बाय एंड लार्ज दलालों के जो है ठीक है, चल रही है। ठीक है कृष्ण जी, नीचे लेवल का करप्शन कैसे खत्म हो? अगर ऊपर सिर्फ ऑफिसर बदल रहे हैं, डिपार्टमेंट बदल रहे हैं, नीचे के करप्शन से क्या किया जाए? हमें संपूर्ण विश्वास है कि हम कर सकते हैं। आपको मुमकिन नहीं था शायद, हमें मुमकिन बिल्कुल लगेगा, क्योंकि मैं एक ही स्ट्रेस कर रहा हूं, लोकपाल, जिस तरह से एक लोकपाल हर एक डिपार्टमेंट में होगा, जब लोग डायरेक्टली वो लोकपाल ऑफिसर जो है उनको मिलके, ये हमें काम नहीं बन रहा है, ये आदमी 500, 1000 या 10,000 या लाख रुपए कमीशन पूछ रहे, डायरेक्ट वहां पे कंप्लेंट लगा सकते हैं। ये एक ट्रांसपेरेंसी बिल्ड करेगा डिपार्टमेंट में। किसी तरह से तो हैंडल करना चाहिए वो। हम इधर डिपार्टमेंट से देखिए, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है तो फिर से वो काम भी अधिकारी ही करेंगे, सीएम साहब खुद नहीं करेंगे या कांग्रेस वाले नहीं करेंगे, बिल्कुल वही अधिकारी करेंगे। पर कहीं पे तो एक भरोसा, कहीं पे शुजात साहब, आखिर में बहुत इख्तिसार से, क्या इस कानून के बनने के बाद क्यों ना देखा जाए कि करप्शन रुका है या नहीं हुआ है? बहुत इख्तिसार से देखिए, करप्शन जो है ऐसे खाली कानून बदलने से, भाषण देने से नहीं बदलेगा। पूरा मिजाज बदलना पड़ेगा, ग्रास रूट से उस तहरीक को चलाना पड़ेगा, जब कहीं जाकर आप कुछ कर सकते हैं। और बिल्कुल कॉस्मेटिक किस्म के चेंजेस से करप्शन खत्म नहीं होता। लोगों में डर खौफ नहीं है। अब 4.5 साल से हम किसानों के लिए काम करते आ रहे हैं, राइतु बंधु, ये सारे स्कीम लाए, बिल्कुल आगे भी करेंगे। ठीक है, सरकार ने जितनी स्कीम लाई, जो काम किया है, एक नया काम करने की कोशिश है केसीआर सरकार की, कि नए कानून के जरिए ऊपर लेवल पर जो बड़ी करप्शन होते हैं उसको खत्म किया जाए। लेकिन अपोजिशन का एक सवाल यही है कि नीचे से जो करप्शन की बात है उसे कैसे खत्म किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस मामले पर बात करने के लिए।